हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सभी की पढ़ाई जिसमें सभी में कार्बोनिल ग्रुप्स था, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी थे, वो अमाइड भी थे, वो कीटोन भी थे, वो एल्डिहाइड भी थे, वो बहुत कुछ थे और भी बहुत सारे बेटा एक्सेट्रा डाल देती। और भी बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं मैम, मेनी काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स वी कैन हैव। यस, न्यूक्लियोफाइल हमने क्या ले लिया मैम, न्यूक्लियोफाइल आपने एक्चुअली ले लिया। अब मुझे जरा बताओ कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। बता दो क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 4 पे। इससे पहले मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट कवर करवा चुकी हूँ। उसके सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक, सिलेबस, सब कुछ आपको इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, वहां सारी यूनिट्स आपको रिसीव हो जाएंगी। अगर उन सभी यूनिट के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो पता है ना क्या करना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे टैप कर सकते हैं। आप तुरंत ही व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी क्लासेस होती हैं, जितनी भी फैकल्टीज की, उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी हैंड रिटन नोट्स हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना बच्चा, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, सिलेबस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो जरूर से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा आप बेटा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आएंगी रेगुलर अपडेट्स के लिए, उसके अलावा आप जिन भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, उनका अगर आपको सिलेबस चाहिए या फिर उनके पीवाईक्यूज चाहिए या फिर उनके बारे में कोई भी और टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा कुछ भी देखना है, तो आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये रहने वाली है कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है बच्चा। उस गूगल फॉर्म के लिंक पे टैप करके जरूर से उस गूगल फॉर्म को फिलअप करिएगा, ताकि आपके उस फॉर्म फिलअप की वजह से हमें पता चल सके कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस एग्जाम ओरिएंटेड आपको और ज्यादा वीडियोस चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके आपके इसी यूट्यूब चैनल पर ही। तो वो गूगल फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा याद से। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस पे जरा मैं स्टार मार्क कर देती हूं, क्योंकि हर साल ये सवाल लॉन्ग में पूछा जाता है। तो 10 नंबर आज के इस वीडियो से तुम्हारे बन जाएंगे। 10 नंबर आज के इस वीडियो में कहीं भी नहीं गए, पूरी की पूरी वीडियो देखो। ऐसा समझ लेना कि तुम्हारे 10 नंबर तैयार हैं, जिसमें तुम्हें सिर्फ समझाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समझने के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो नोट्स भी मिल जाएंगे, समझने की भी चीजें टेंशन खत्म हो जाएंगी, सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिल जाने वाला है। बस यहाँ पर ये वीडियो देख के चले जाइएगा, 10 मार्क्स आपके कंप्लीट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं एक और टॉपिक करवा चुकी हूँ यूनिट 4 का, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था बेसिकली। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने वो ना देखा हो तो उसको देख लेना, तभी आगे ये सारी चीजें समझ आएंगी, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लास ग्रुप को जरूर से शेयर करिए। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में ना मैम आपने कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में हमें बताया था। किसके बारे में बेटा? मैम कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था। कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं, सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 2 मिनट का मैं रिकैप दूंगी, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगी। आपने बताया था मैम कि अगर हमारे पास कोई C डबल बॉन्ड O बॉन्ड पाया जा रहा है किसी भी कंपाउंड में, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है कि ये कैसा हो जाएगा मैम, ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर मुझे इसमें चार्ज दिखाना है कि चार्जेस कैसे होंगे, तो समझिएगा ये रहा कार्बन, कार्बन के 2 बॉन्ड को जिस तरीके से बने हैं, यहां पर रहेगा ऑक्सीजन। अब यहां पर होगा क्या, समझिएगा, ऑक्सीजन जो है ना मैम वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज में आता है। अब क्योंकि बेटा आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बेटा,
ऑक्सीजन पे आ जाएंगे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो याद रखना ये इनका चार्ज सिनेरियो रहता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को मैम बोल दिया जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और इस चैप्टर में बेसिकली बेटा आपको जिस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करनी है वो दो है। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो आपको इस पूरे चैप्टर में केवल दो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात करनी है, पहला एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो सवाल अब हमारे सामने ये उठता है कि मैम हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्डिहाइड होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये कीटोन होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में रहेगा ही रहेगा, तुम सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को देखकर कभी नहीं पहचान सकते कि ये गिवन कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड होगा या गिवन कंपाउंड कीटोन होगा, नहीं, कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में ही रहेगा। इनफैक्ट मैंने कल आपको बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बताए थे लास्ट वीडियो में जिसमें सभी में कार्बोनिल ग्रुप्स था, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी थे, वो अमाइड भी थे, वो कीटोन भी थे, वो एल्डिहाइड भी थे, वो बहुत कुछ थे। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सब में पाया जाता था। क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, हम इसके बिहाफ पर केवल डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा एल्डिहाइड होने वाला है, कौन सा कीटोन, यानी कि हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बच्चा एल्डिहाइड, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारा जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, हाउ वी आर एबल टू नो कि गिवन कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड और नॉट। समझिएगा बहुत ध्यान से, हमें जानना है कि हम कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है या नहीं। मान लो ये तुम्हें दिया हुआ है कार्ब सी डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल ग्रुप, अब इसके दो हमारे पास और बॉन्ड है। लेट अस सपोज यहां दे दिया गया हाइड्रोजन। अब यहां अगर हाइड्रोजन है बेटा तो इस साइड में अगर आपको आर दिया जाए या फिर आपको एच दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला कार्बोनिल ग्रुप था ना, कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड में हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और अगर एक बार मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया फिर इस साइड में H भी लगा सकती हूँ, मैं R भी लगा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसी भी एल्डिहाइड का। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी एल्डिहाइड, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी एल्डिहाइड, है ना। तो अगर इसी को मैं और किसी और फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी मैम? इसी को आप लिख सकते हो RCHO, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने लिख लिया मान लो RCHO, तो ये RCHO क्या हो गया मैम? दिस RCHO इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी एल्डिहाइड। तो कोई भी एल्डिहाइड हो जाए उसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है मैम? इसका जनरल फॉर्मूला होने वाला है RCHO। क्या बोला जाएगा इसको? इसको एल्डिहाइड। यानी अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ H लगा है, मैंडेटरी है कि एक तरफ H लगा ही लगा होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंपलसरी है हमारे पास। फिर दूसरे साइड आप चाहे H भी लगा सकते हो चाहे R भी लगा सकते हो। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर मैं इसके दूसरे तरफ R लगाती हूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? और अगर मैं इसके दूसरी तरफ H लगाती हूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका नाम भी बताया था। अब मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा। आई वॉन्ट टू सी तुम लोग घर पे जाके रिविजन भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताना है आपको। अगर यहाँ पर R है तो इसका नाम क्या होगा, और अगर यहाँ पर H है तो उसका नाम क्या होगा, है ना जी। तो अगर एल्डिहाइड की मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम? इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are those organic compounds in which carbonyl group यानी कि C डबल बॉन्ड O lies along with one hydrogen atom। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड है अगर कोई, उस कार्बोनिल कंपाउंड में एक हाइड्रोजन अगर हमने लगा दिया तब डेफिनेटली मैम वो एल्डिहाइड होने वाला है। फिर उसके दूसरे साइड आप R ग्रुप भी लगा सकते हो, आप उसके साइड में H ग्रुप भी लगा सकते हो। दिस इज टोटली अप टू यू। ये क्या हो जाएगा बेसिकली मैम? ये वाला जो है ना ये हमारे पास एल्डिहाइड हो जाने वाला है ना जी, ये हो जाने वाला है हमारे पास एल्डिहाइड। अब सवाल आता है कि मैम इसके एग्जाम्पल्स बता दीजिएगा। सवाल हमारे पास आता है कि मैम इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। चलो मैं ही बता देती हूँ। अगर हमने यहाँ पर H लगा दिया, मान लो R नहीं लगाया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैम? फॉर्मूला हो जाने वाला है हमारे पास में HCHO। हमने देखिए ना यहाँ पर R नहीं लगाया H लगाया तो HCHO, ये हो गया एक। तो दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए मैम आपने H ना लगा कि R लगाया, और R भी मैंने बेटा CH3 वाला अगर लगाया तो क्या हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा CH3CHO।
तो बेटा ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की पहचान पता है किससे होती है? एल्डिहाइड की जो पहचान है ना वो होती है इस CHO ग्रुप से। इस CHO ग्रुप से, ये वाला जो CHO ग्रुप आ रहा है ना, इससे एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो ये रहा CHO ग्रुप, और इस CHO ग्रुप से आपके एल्डिहाइड की पहचान हो रही है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे रहा CHO ग्रुप, और इस CHO ग्रुप से आपके एल्डिहाइड की पहचान हो रही है। अच्छा मुझे बता दो अब जरा इसका नाम क्या होगा? मैम ये रहा हमारे पास HCHO, और HCHO का नाम होता है मैम फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO का नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा एसिटल्डिहाइड। और अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आप सबको ये नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आएगा तो तुम सब लोग इसके फॉर्मूले, स्ट्रक्चर और इसके नाम पूरा अच्छे से मेंशन करके आओगे। तो अगर अभी तक तुम लोगों को ये याद नहीं है तो याद कर लो किसका क्या नाम है ना? तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो गया मैम HCHO CH3CHO। एक और भी लिख देती हूँ, एक और अगर मुझे लिखना हो तो C6H5CHO। बता दो C6H5CHO क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, इसका नाम होता है बेटा बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा मैम बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हो, आगे एक्सेट्रा लगा देना। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड्स। समझिएगा, अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन लाई कर रहा है, एक एटम कंपलसरी है, यानी किसी के पास CHO ग्रुप लाई करता है, तो वो होता है मैम एल्डिहाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास RCHO। अब इस R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ H भी ले सकते हो। तो अगर हमने इसकी जगह पर H ले लिया तो ये बन गया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। हमने R की जगह CH3 ले लिया, बन गया एसिटल्डिहाइड। हमने R की जगह C6H5 ले लिया, बन गया बेंजल्डिहाइड। राइट? तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्डिहाइड, और ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, यानी कि ये मैम होता है पूरी कहानी एल्डिहाइड के बारे में। अब अगर एल्डिहाइड की कहानी हम समझ गए हैं तो आगे मूव ऑन करते हैं, और आगे अब हम थोड़ी सी कहानी समझते हैं कीटोन की। आगे हम थोड़ी सी कहानी समझना चाहते हैं कीटोन की। तो मैम कीटोन मतलब क्या, थोड़ा सा ये बता दीजिए। कार्बोनिल ग्रुप तो बेटा यहाँ भी पाया जाएगा, जैसे एल्डिहाइड में पाया गया वैसे यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ में इस बार H की जगह R मिल रहा है, कार्बोनिल ग्रुप में H की जगह मैंने इस बार बेटा R लगा दिया, तब उसको कहा जाता है कीटोन। राइट? ऐसा समझो जैसे कि हमारे पास C डबल बॉन्ड हो तो है ही है, ये तो है हमारे पास। यहां पर अगर मैंने R लगा दिया, और यहाँ तो मैम R आपका होता ही होता है, तो यहाँ पर मान लो R डैश कर दिया। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिले जहां पे H की जगह पे मैंने R लगाया हुआ हो और ये ऑलरेडी एक R ग्रुप हो, तो इसको बोला जाता है कीटोन। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको कहा जाता है कीटोन। जब हमने H की जगह क्या लगाया मैम? जब आपने H की जगह पर R लगा दिया है। समझ आया आपको कीटोन क्या होता है? अब मुझे जरा बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? अब बता दीजिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा मैम? इतना इजी है, RCOR, यानी कि हमारे पास इसको चाहे तो R डैश मान लो, यानी जनरल फॉर्मूला हो जाएगा मैम RCOR डैश। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड में इस R डैश की जगह पे बेटा हाइड्रोजन हुआ करता था, कीटोन में हाइड्रोजन ना होकर के अल्काइल ग्रुप हो गया। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। तो मैम मुझे इसकी डेफिनेशन भी बता दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन भी बता दीजिए, आइए समझते हैं। लिखेंगे दीज आर those organic compounds, या कीटोन्स लिखते हैं। कीटोन्स आर those organic compounds, ketones are those organic compounds in which carbonyl group, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है मैम? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O ग्रुप, in which carbonyl group is attached with R डैश। समझ आ गया क्या होता है मैम? अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है ना वो R डैश के साथ में कनेक्टेड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी कार्बन चेन के साथ में कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है मैम? अगर कार्बन चेन या फिर R डैश के साथ में कनेक्टेड है ना, तब इसको बोल दिया जाता है कीटोन। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCOR डैश, ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर।
तो अब अगर बेटा मुझे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या आप लोग बताएंगे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मैम इस आर की जगह पे एक कुछ रख देते हैं, इस आर डैश की जगह पर कुछ रख देते हैं। मान लेते हैं मैंने आर और आर डैश दोनों की जगह पर CH3 रख दिया, है ना। हमने मान लिया कि हमने क्या किया, मैम आपने आर और आर डैश दोनों की जगह पर यहाँ CH3 रख दिया। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या किया मैम, दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि एक आर की जगह CH3 रख दिया, दूसरे आर की जगह आपने C2H5 रख दिया। हम एक ऐसा भी कर सकते हैं। क्या ये हमारे पास कीटोन है? बिल्कुल है मैम, दोनों आर आर ही तो है। क्या ये कीटोन है? बिल्कुल है बेटा, दोनों आर आर ही तो है, तो ये दोनों हमारे पास कीटोन हो गए, एक्सेट्रा। अब मैं तुमसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ इनके नाम क्या है, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? क्या तुम मुझे बता पाओगे? लास्ट क्लास में एक एक चीज बताइए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में सब बताया है, अगर रिवीजन कर रहे होगे तो बता दो। CH3 CO CH3 जब दोनों आर सेम तरीके के होते हैं तो इसका नाम होता है एसीटोन। दिस इज CH3 CO C2H5, एक तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप, एक तरफ लगा है इथाइल ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो गया इसका मैम? इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना जी। इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या इतनी सी बातें समझ में आई आपको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्या कीटोन होता है, क्या एल्डिहाइड होता है? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। अब कार्बोनिल ग्रुप्स का सिंप्लीफिकेंस क्या होता है मैम? इसका सिंप्लीफिकेंस आप सिर्फ इतना बता दो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, दैट इज इट। किसी भी कंपाउंड में अगर C डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो दैट मीन्स वहां कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो बात अलग है कि एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल है, कीटोन में भी कार्बोनिल है, अमाइड में भी कार्बोनिल है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते, कार्बोनिल देख के नहीं पहचान कर सकते कि ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड होगा कि ये वाला ग्रुप कीटोन होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। आई होप कीटोन एल्डिहाइड कार्बोनिल सब तुमको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया ना बेटा, तो ऐसा समझो इस चैप्टर का फाउंडेशन तुम्हें समझ आ गया, इसका बेसिक्स क्या है वो तुम्हें समझ आ गया। अब दो बेसिक टर्म मैं तुम लोगों के साथ और डिस्कस करूंगी, उसके तुरंत बाद हम लोग रिएक्शंस की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या है? पहला बेसिक टर्म मैम हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसा एक टर्म आपने SN1 में भी समझा था, SN1 SN2 जब हमने कवर किया था वहां पर भी तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था ना अटैक करने। तो मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है समझिएगा। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके नाम पे फोकस करना, सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को यही बताया। तो अगर तो मैम आप इसके नाम पे फोकस करते हो तो हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियो एंड फाइल, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है जो कि बना है मैम न्यूक्लियो से, जो कि बना है मैम फाइल से, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भाई कौन से हैं वो दो शब्द? वो दो शब्द मैम कुछ इस प्रकार से हैं कि एक तो न्यूक्लियो से बना है, दूसरा बना है मैम वो फाइल से। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है बेटा? मैम न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब होता है मैम न्यूक्लियस। फाइल का क्या मतलब होता है बेटा? फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कोई ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग होने वाली है। अच्छा न्यूक्लियस मतलब क्या मैम? न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोई ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होने वाली है। अक्सर हम उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी किसी बच्चे के पास अच्छी ब्रांड के ईयरफोन्स नहीं है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि मुझे तो अच्छे ब्रांड के ईयरफोन्स चाहिए। अगर किसी मान लो कोई लड़की है जिसको बहुत मेकअप पसंद है, तो अगर किसी बच्ची के पास अच्छे ब्रांड का मेकअप नहीं होगा, कंसीलर नहीं होगा, तो वो सोचेगी मुझे तो ये वाला कंसीलर चाहिए, मुझे ये फाउंडेशन चाहिए, मुझे ये ब्लश चाहिए, है ना। हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं जो चीजें हमारे पास प्रेजेंट में नहीं होती। सिमिलरली ये न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग है, लविंग है न्यूक्लियस का, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। न्यूक्लियस का मतलब सिंपली हो जाएगा मैम पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है। हमारे पास जो नहीं होता है हम उसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाए, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी इसके पास कौन सा चार्ज होगा? इसके पास खुद के पास इसके पास निगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल खुद के पास निगेटिव चार्ज कैरी करता है,
ताकि ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। यानी हम क्या लिखेंगे इसके जगह मैम, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, क्योंकि ये खुद काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करके रखे होते हैं, काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज कैरी करके रखे होते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपली मैम इनकी डेफिनेशन आप लिख दीजिए कि दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, these are nucleus loving species which itself are having very much electron density, higher electron density. हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये कैसे हो जाएंगे मैम, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे क्या होती है मैम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे ज्यादा होती है। सिंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, लिखो सिंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, nucleophiles tend to attack, nucleophiles tend to attack on electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है मैम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। यानी जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे वो सबके सब काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर एज फॉलोज। देख लो भाई क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल के। मैम न्यूक्लियोफाइल के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैम इट कुड बी OH माइनस, फॉर एग्जांपल इट कुड बी SH माइनस, इट कुड बी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इट कैन बी अमोनिया, न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और भी बहुत सारे बेटा एक्सेट्रा डाल देते हैं, और है ना जी, बहुत सारे प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। ऑल दीज न्यूक्लियोफाइल्स आप यहाँ पर मेंशन करो कि ऑल दीज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। यानी इन सभी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी मैम, इन सभी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। तो इनको क्या बोला जाता है मैम, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। एक बार वापस से समझिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या मैम, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग देखो बेटा ट्रिक से याद करो, जितना तुम ऑर्गेनिक को किसी ट्रिक से याद करोगे ना उतनी तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत इजीली समझ में आती जाएगी। कभी भी ऑर्गेनिक को रटना नहीं है, हमें ट्रिक्स ढूंढनी है। जैसे शब्दों से उसके नाम के मतलब सोचो। जैसे किसी लड़की का नाम है मान लो मुस्कान, मुस्कान का मतलब जो हमेशा हंसती रहती है ना। किसी लड़की का नाम है मान लो खुशबू, खुशबू एज इन जिसके पास से अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। मतलब भले ही ना आती हो, भले ही मुस्कान हमेशा हंसती ना रहती हो, लेकिन नाम के मतलब हमें समझ आ रहे हैं। सिमिलरली बेटा ऑर्गेनिक में भी आपको नाम के मतलब समझने हैं। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है मैम लविंग, न्यूक्लियो का मतलब होता है मैम न्यूक्लियस, यानी कोई ऐसी स्पीशीज जिसको न्यूक्लियस पसंद है। अगर न्यूक्लियस पसंद है मैम इस स्पीशीज को, तो ये खुद कैसी होगी, खुद इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, यानी खुद ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो जो जो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी जिन जिन के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो सब बेटा एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिचनेस निगेटिव चार्ज के जरिए भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है, अगर पाई बॉन्ड है तो भी हो सकती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिचनेस बेटा लोन पेयर के जगह भी आ सकती है। जैसे अमोनिया में लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस का कारण। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं तुम्हें, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल बेटा मैंने ले लिया आपका बेंजीन। अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस किसकी वजह से है मैम, पाई बॉन्ड की वजह से। तो ऐसा मत समझना कि मैम बेंजीन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल होगा। रिचनेस बेटा आती है, पहली बात तो रिचनेस तुम्हारी निगेटिव चार्ज की वजह से आ सकती है जो इन सब पे है। निगेटिव आपकी रिचनेस लोन पेयर की वजह से आ सकती है जैसा कि इस पे है। आपकी रिचनेस बॉन्ड पेयर की वजह से भी आ सकती है जैसा कि मैम इसमें बॉन्ड पेयर दिखाया जा रहा है। यानी इन सभी की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन
रिच हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम देखिए इस पे पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, बॉन्ड पेयर है, इस वजह से ये कैसा काम करेगा मैम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसा काम करेगा। समझ आई? इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। बस सिंपल सा इतनी सी बात याद रखनी थी। समझ गए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अटैक कहाँ करेंगे मैम? जो न्यूक्लियोफाइल है ना उस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी अटैक ये वहां करना चाहता है जहां हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यानी अपने से अपोजिट जगह पे। यानी जो अमीर है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो गरीब पे अटैक करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जो गरीब होगा वो अमीर ढूंढेगा अमीर पे अटैक करने के लिए। कॉमन सा एग्जाम्पल, कॉमन सी लाइफ। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी इन सभी चीजों में कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तो हमने टर्म पढ़ लिया न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब हम एक ऐसा ही और टर्म पढ़ लेते हैं, अब ऐसा ही एक और टर्म पढ़ लेते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब आप लोग मुझे बताइए इसका नाम देख के कि इलेक्ट्रोफाइल से आप क्या समझ रहे हो। मैम फाइल का मतलब तो आपका वही आपने बताया लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये भी किन दो शब्दों से मिलकर बना है मैम? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आ गया मैम इसमें इलेक्ट्रो, दूसरा शब्द आ गया मैम फाइल, यानी इलेक्ट्रो प्लस प्लस फाइल, यानी हमारे पास ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है मैम? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैम जिनमें फाइल, है ना जी। दो शब्दों से मिलकर ये बना है। चलिए जी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाता है मैम? इलेक्ट्रो का सिंपली मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फाइल का सिंपली क्या मतलब हो जाएगा मैम? फाइल का सिंपली मतलब हो जाएगा लविंग, यानी कोई ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है मैम? इलेक्ट्रॉन पे तो होता है निगेटिव चार्ज, यानी कोई ऐसी स्पीशीज जो निगेटिव चार्ज लविंग है, यानी जिसको निगेटिव चार्ज चाहिए। अगर निगेटिव चार्ज लविंग है यानी इसके पास खुद के पास क्या होगा मैम? इसके खुद के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इसको निगेटिव चाहिए ना, जिसके जो हमारे पास नहीं होता हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके खुद के पास होने वाला है मैम पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से ये अट्रैक्ट कर रही है निगेटिव चार्ज को, है ना। तो यानी कि ये क्या होने वाला है मैम? ये निगेटिव चार्ज लविंग, यानी ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लविंग है। यानी हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? यहां हमने लिखा था दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, इधर क्या लिखेंगे मैम? इधर आप लिखेंगे दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, these are electron loving species। बस मैं सेम टू सेम पहले वाली डेफिनेशन लिखूंगी, कुछ कुछ टर्म्स अलग करूंगी जो आपको पता चल जाएगा। which itself are having higher electron density, इनके पास कैसी है मैम? इनके पास लोअर है, जस्ट अपोजिट करना है, कुछ भी नहीं करना। these are electron loving species which itself are electron deficient species। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनमें कम होने वाली है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे मैम? जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, लेकिन द इलेक्ट्रोफाइल्स टेंड टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। हम लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स टेंड टू अटैक on electron rich species which are having higher electron densities, है ना, which are having higher electron densities। क्या इतनी सी चीजें समझ आई? यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा मैम? जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। अब जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही होगी वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, या फिर जिनमें पॉजिटिव चार्ज लगा हो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल्स क्या होंगे। यहाँ पर लिखिए some common examples of electrophiles are as follows। देखो भाई क्या है कॉमन एग्जाम्पल्स।
सबसे पहले बेटा कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा, लेट अस सपोज हमने अगर Br पॉजिटिव रख दिया तो ये क्या हो जाएगा मैम, अगर Br पे देखो बच्चा, अगर Br पे निगेटिव चार्ज होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, लेकिन अगर Br पे पॉजिटिव चार्ज है तब वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, राइट। Br पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। सिमिलरली अगर I पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, मर्क्यूरी पे +2 चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। उसके अलावा बेटा जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं, जितने भी लुईस एसिड्स होंगे बेटा, इन सभी के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिस वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। अब लुईस एसिड के अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे एक एग्जांपल हो गया BF3, दूसरा एग्जांपल हो गया AlCl3, है ना। तो ये सारे के सारे बेटा होते हैं लुईस एसिड्स, एंड जितने भी लुईस एसिड्स होंगे वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स के अंडर आते हैं। तो सारे लुईस एसिड्स हो गए, इसके अलावा जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिनकी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पाई जाएगी, यानी जिनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी पाई जाएगी, वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे मैम, वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स में बिलोंग करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जहां पे क्या होने वाला है मैम, जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनका मतलब समझ आया। इलेक्ट्रोफाइल जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, न्यूक्लियोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और दोनों के एग्जाम्पल्स मैं तुमको करवा चुकी हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल करवा दिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए। ध्यान से कान खोल के सुन लेना और एक बार आंखों से इसको देख भी लो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना जी, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब अगर ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर है तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पे, और ऐसा समझो अब बेसिक्स खत्म होने जा रहा है और अब फाइनली तुम लोग चैप्टर में जंप मारने जा रहे हो, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब हम कवर करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले तो मैं लिखवा देती हूँ कि कितनी केमिकल रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है। सबसे पहले तो बेटा ये लिख लो, हमें कितनी केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में कवर अप करनी है, फिर आगे हम वन बाय वन सारी केमिकल रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले आप कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे। पहली होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, which we are going to cover in this class। चलिए जी, न्यूक्लियो, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड समझाने का मेरा मतलब ये था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझनी है। अगर तुम्हें शब्द ही नहीं पता होगा न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, तब तुम ये पूरी रिएक्शन कैसे समझोगे। इसी वजह से मैंने तुम लोगों के पहले सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब आगे जैसे जैसे रिएक्शन आती जाएंगी मुझे बेसिक समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें तुम लोगों की ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो पहला हमारे पास आ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा आ जाता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हमेशा शॉर्ट नोट्स बनते हैं, यहां से शॉर्ट नोट बन सकता है, पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से लॉन्ग पूछा जाता है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फाइनली नेम रिएक्शन आना शुरू हो गई, फाइनली नेम रिएक्शन आना शुरू हो गई, और यहां पर आएगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्या आ जाएगा मैम, इसके बाद आ जाएगा क्रॉस्ड एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। आगे आने वाले क्लासेस में हम इनको बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं। 5th नंबर पे बता दो भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कवर कर लिया, करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल। पांचवी नेम रिएक्शन कौन सी होती थी मैम, ऑब्वियसली कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन होगी मैम, अगली नेम रिएक्शन हो जाएगी आपके पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो के जस्ट बाद क्या कवर करेंगे, इसके जस्ट बाद मैम आप कवर करेंगे क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। इसके जस्ट बाद हमारे पास आ जाएगा क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। ये दो रिएक्शन तो ये हो गई, कैनिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। चलिए और बताइए भाई, और हम क्या कवर करने जा रहे हैं इसमें मैम, कैनिजारो हो गई, क्रॉस्ड कैनिजारो हो गई, फिर आप कवर कर लो बेंजोइन कंडेंसेशन।
यस, देन वी विल कवर बेंजोइन कंडेंसेशन, और बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद बता दीजिए जरा हम क्या करने वाले हैं। मैम आप बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट करने वाले हो परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा मैम परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ आई? हम ये सारी की सारी रिएक्शंस इस पूरे चैप्टर में कवर अप करेंगे, समझ लो। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो इसी चैप्टर में अभी मैं करवाने जा रही हूँ आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक शॉर्ट में आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके जस्ट बाद हमारी नेम रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, और ये जितनी भी मैंने नेम रिएक्शन लिखी है इसमें से नोट डाउन कर लो, सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन है आपकी एल्डोल, एल्डोल के बाद कैनिजारो, कैनिजारो के बाद बेंजोइन। ये तीनों रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर अल्टरनेट ईयर में पूछी जाती है, परकिन भी कभी कभी पूछी जा सकती है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन बेटा आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि क्रॉस मैंने इसलिए स्टार मार्क नहीं करा क्योंकि अगर आप एक बार एल्डोल या कैनिजारो समझ लोगे, उसका क्रॉस्ड वर्जन तो मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूंगी कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। बस करना क्या है, आप लोग थोड़ा सा मेरी क्लास बहुत अटेंटिवली देखनी है। अब से पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये अब हम आ गए हैं एक ऐसे चैप्टर पे ऑर्गेनिक के जो बच्चे समझते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा टफ है। और ये एक्चुअली में थोड़ा टफ रहता है उन बच्चों के लिए जो सही से समझते नहीं है या जिनको सही से समझाया नहीं जाता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊं, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक मैकेनिज्म को समझाऊं, लेकिन तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। अब से हमारा ऑर्गेनिक का वो दौर शुरू हो गया है जहां पर डेली का डेली तुमको घर पे जाके रिवीजन करना पड़ेगा, डेली का डेली अपने नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अब तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर इन चैप्टर में आपने थोड़ा सा भी ढील दी, अगर थोड़ा सा भी कम पढ़ा, तो फिर बेटा आपके ऊपर से चले जाएंगे। ये मैं लिख कर दे रही हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर में बेसिकली यहाँ इतनी सारी नेम रिएक्शन है। तुम रिवीजन नहीं करोगे ना अगर इसका डेली डेली, तुम भूल जाओगे कि यार क्या एल्डोल में होता था, क्या कैनिजारो में होता था। मिक्स करने लगोगे कि अरे कैनिजारो में तो ये चाहिए, नहीं एल्डोल में ये चाहिए, मिक्स हो जाएंगी चीजें। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 99% बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता है। अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो बेटा, तो जैसा मैं बोलूं वैसा करना। अगर तुम मुझे रिकॉर्डिंग में अभी देख रहे हो, तो जो भी मैं आप करवाने जा रही हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बनाना, घर पे डेली एक बार रिवीजन करना, और एक शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं तरीका बताऊंगी, वैसा शॉर्ट नोट बना लेना। समझो तुम्हारा ये अगर चैप्टर निकल गया और इसका अगला वाला चैप्टर तो इजी है, बस ये चैप्टर निकाल लो अपना, फिर आप ऐसा समझो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक बेस्ट है, कुछ नहीं हो कर सकता कोई। मार्क्स आने ही आने आपके अच्छे, बस ये वाला चैप्टर निकालना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली रिएक्शन से, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए जी, अब मुझे जरा ये बताइए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैम न्यूक्लियोफिलिक का मतलब तो इतना हो जाता है कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो किसी भी कंपाउंड पे जाकर के एडिशन दिखा देगा। यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, आया और किसी कंपाउंड पे जाकर उसने एडिशन दिखा दिया, यानी उसके साथ जाकर वो ऐड हो गया, उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर सच अ रिएक्शन जहां न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होता है मैम, अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों? क्योंकि मैम वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। देखो समझाती हूँ, मैं अच्छे से समझाती हूँ, 1 मिनट नोट डाउन करते रहिए। these are those chemical reactions, these are those chemical reactions in which nucleophile attacks on carbonyl carbon
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कंपाउंड। क्या इतनी चीज समझ आई? क्या यहाँ पर इतनी चीज समझ आई? यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है मैम? यहाँ पर ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शन जहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, कहाँ अटैक करेगा मैम? ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, कौन सा कंपाउंड ये भी जरा मेंशन कर लो, कौन सा कंपाउंड ये भी मेंशन कर दो। इट कुड बी योर एल्डिहाइड एंड इट कैन बी योर कीटोन एज वेल। मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन, जो हम अभी पहले सबसे पहले वही पढ़ाया था मैंने आपको, एल्डिहाइड और कीटोन में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, अगर उनपे ही ऐड करेगा, अगर उनपे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा मैम? ये बेसिकली एडिशन दिखा देगा और इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो these are those chemical reaction in which nucleophile attacks on electrophilic carbonyl carbon of the compound, resulting in an addition of nucleophile। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई ना? आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है कि इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर मैम आपने लिखा हुआ है एल्डिहाइड में भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम होता है, कीटोन में भी होता है, तो चाहे तो एल्डिहाइड आ जाए चाहे तो कीटोन आ जाए, दोनों के दोनों हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। है ना? तो चाहे एल्डिहाइड हो जाएगा चाहे कीटोन हो जाएगा, दोनों के दोनों आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे सकते हैं। समझते हैं कैसे दे सकते हैं? एक एक चीज बहुत डिटेल में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेटा एल्डिहाइड के लिए कि यानी एल्डिहाइड में किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम शो करने वाले हैं। तो पहले तो हेडिंग डालो फॉर एल्डिहाइड। पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी बेटा फॉर एल्डिहाइड, यानी किस प्रकार से, कैसे आप एल्डिहाइड में रिएक्शन करने वाले हो ये बता दीजिए मैम। सपोज यहाँ पर क्या लिखा है मैम? सबसे पहले आप एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या बताया था? RCHO बताया था ना। तो ये देखो भाई, ये हमने ले लिया सबसे पहले एल्डिहाइड। अब हम ले लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल लें? लेट अस सपोज हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं HCN। यस, न्यूक्लियोफाइल हमने क्या ले लिया मैम? न्यूक्लियोफाइल आपने HCN ले लिया। अब मुझे जरा बताओ कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। बता दो क्या हो जाएगा। ये मैंने मान लो वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया, रिएक्शन करवा दी, बता दीजिए क्या हो जाएगा मैम? जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, RCOHHCN। हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। क्या आप अग्री कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके का प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा? मैम आप बोल दे रहे हो तो हो सकता है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये कैसे पूरा मैकेनिज्म हुआ, इसमें से न्यूक्लियोफाइल आपने कैसे निकाला, कैसे आपने एडिशन किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स मैकेनिज्म। यानी मैम अब एक बार जरा मैकेनिज्म बता दीजिए, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म बताएंगे ना तब हमें समझ आएगा कि एल्डिहाइड ने रिएक्शन दिखाई कैसे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये क्या दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है आपका एल्डिहाइड। ये हमने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ली, यहाँ पे कहीं से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा,
फिर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा, और इस प्रोडक्ट का नाम है बेटा साइनोहाइड्रिन। इस प्रोडक्ट का नाम होता है साइनोहाइड्रिन, जो हमें यहाँ से रिसीव हो जाएगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो सबसे पहले तो लिखो कि इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप फॉर द मैकेनिज्म। कितने स्टेप यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं मैम? 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप इन द मैकेनिज्म। अब चेन इनिशिएशन प्रोपेगेशन मत लगा देना, वो रेडिकल में होता था, यहां नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स इन द मैकेनिज्म। देखो भाई 3 स्टेप में क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1। जो स्टेप 1 होता है बेटा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया जाता है। यानी पहले न्यूक्लियोफाइल को पैदा तो करो। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल अभी ओरिजिनेट ही नहीं हुआ है। सबसे पहले हम अपने न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ओरिजिनेट करेंगे, ताकि पहले एटलीस्ट न्यूक्लियोफाइल तो बन सके हमारे पास। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहला स्टेप हो जाएगा मैम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन पहले आप करवाइए, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है HCN, हमने वापस से ले लिया HCN। अब बेटा क्या होगा? अब जैसे जैसे हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कराएंगे, वैसे वैसे पता है क्या होगा? यहां से मैम प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा। ये जो HCN है ना आपके पास, इस HCN से मैम ये प्रोटॉन का रिमूवल हो गया। अब जैसे यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास मैम बचा Cn-। क्या बचा हमारे पास मैम? हमारे पास Cn- बचा, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया मैम? प्रोटॉन बाहर निकल गया। और ये जो Cn- बचा है ना, ये जो Cn- बचा है, यही एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये जो Cn- हमारे पास बचा है, यही एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी सबसे पहले स्टेप में हमने HCN से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करवाया, जिसमें प्रोटॉन एज अ बाय प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर निकल चुका है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया स्टेप 1 की बात। आगे मूव ऑन करते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब बताओ स्टेप 2 में क्या करेगा मैम? स्टेप 2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है ना, ये एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर जाकर के अटैक करना प्रेफर करेगा। यानी बता दो ये क्या करेगा मैम? ये अटैक करेगा बेसिकली कार्बन पे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। डन, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे मैम? अब होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। यानी अब हमें क्या लेना है मैम? अब आप एल्डिहाइड ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं। ये है हमारे पास बेटा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड पे किसका अटैक कराना है आपको मैम? एल्डिहाइड पे Cn- का अटैक कराना है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होगा। ये वाला कार्बन कैसा होता था बेटा? सबसे पहली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला जो बॉन्ड है, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, ये वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर चला जाएगा। इस पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा। निगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव पे। ये रहा निगेटिव पॉइंट, ये रहा पॉजिटिव पॉइंट। यानी आपका जो निगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा? आपका जो निगेटिव पॉइंट है वो इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा। जैसे ही उसने इस कार्बन पर आकर अटैक किया, ये कहाँ चला जाएगा मैम? ये वाला बॉन्ड ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। देखो क्या बनता है, आर कार्बन O पे माइनस चला गया, CH तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पर आ चुका है Cn। इतना हमें रिसीव हुआ। उसके बाद में बेटा ये वाला जो प्रोटॉन था, अच्छा पहले इतना रिसीव हुआ, ये समझ आ गया, वो बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ ये समझ आया? ये हमारा सेकेंड स्टेप में हो गया। जैसे ही अटैक हुआ हमारे पास, अटैक होते ही न्यूक्लियोफाइल का ये बन के रेडी हो गया। O पे माइनस चार्ज है। ये 2 स्टेप में हमारी पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। अब जरा थर्ड स्टेप देखो क्या होगा। ये तो 2 स्टेप में हो गया। अब स्टेप 3 की बारी आती है। स्टेप 3 जो हमारा फाइनल स्टेप है, समझिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। स्टेप 3 में होगा मैम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी फाइनली अब एडिशन हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का। इस पे क्या हो जाएगा? अब फाइनली होने वाला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस कंपाउंड पे ऐड कर जाएगा। देखो भाई कैसे ऐड होगा, देख लो एक बार जरा कैसे ऐड होगा। सबसे पहले तो इसी को ले लो, R
CO माइनस H और Cn, हमने इसको ले लिया। ये वाला जो प्रोटॉन था ना, जो यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकला था, वापस से ये वाला प्रोटॉन यहाँ पर आया और ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही इसने इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या बन गया, जैसे ही इसने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया मैम, हमारे पास बन जाएगा RCHOHCN। ये कंपाउंड हमें रिसीव हो जाएगा। क्या रिसीव हो गया मैम, RCHOHCN रिसीव हो गया। इसी को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या ये समझ आ गया आपको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये हमारे पास पूरी मैकेनिज्म हो गई किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जो कि एल्डिहाइड पे स्पेसिफिकली कर पाई है मैंने। क्या ये समझ आई, हमने जो कि एल्डिहाइड पे स्पेसिफिकली ये मैकेनिज्म करा है। इज दैट क्लियर बच्चा? हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट के रूप में मैम आपको साइनोहाइड्रिन रिसीव हो गया। 3 स्टेप में हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बना, दोबारा में न्यूक्लियोफाइल ने उस कार्बन पर अटैक किया, थर्ड स्टेप में वापस से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो चुका है। ये हमारे पास पूरी मैकेनिज्म हो गई एल्डिहाइड के केस के लिए। सेम अगर हमें देखनी होगी कीटोन्स के केस के लिए, तो देखो कैसा होगा। सेम अगर हमें देखनी है बेटा कीटोन्स के लिए, यानी नंबर 2 डाल के लिखो फॉर कीटोन्स। लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर कीटोन, nucleophilic addition reaction for ketone can be explained as follows। देखो हमारे पास अब कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कीटोन के लिए, समझिएगा कैसे करेंगे। सेम अभी हमने एल्डिहाइड के लिए देखी, कीटोन में क्या होगा मैम, कीटोन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है ना कीटोन का, अब उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा मैम, वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम of ketone acts as an electrophile and nucleophile add on that, nucleophile attacks on that carbon atom। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है मैम, जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो बस उसी कार्बन पर जाकर के अटैक कर लेता है। इसकी रिएक्शन समझिएगा बेटा। सपोज हम लोग यहाँ पर R ले लेते हैं, यहाँ पर COO यहाँ पर ले लिया हमने, कोई भी R के रूप में हमने यहाँ पर CH3 ले लिया। अब कोई भी क्या आएगा मैम, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये वाला देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। न्यूक्लियोफाइल बस इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो हमें क्या मिलेगा, हमें रिसीव होगा मैम R एज इट इज कार्बन, इसका जो O एक ऊपर की तरफ मूव ऑन हो चुका है इसलिए O माइनस, CH3 इस पर ऑलरेडी था और यहाँ पर कौन आ गया है, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ ऐड हो चुका है। क्या इतनी बात समझ आई? यहाँ पर क्या हुआ मैम, न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या लेंगे मैम, अगले स्टेप में आप प्रोटॉन ले लोगे। कोई भी प्रोटॉन होगा वो O माइनस के साथ क्या करेगा मैम, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा उसको, यानी बना क्या लेगा RC, इधर OH आ जाएगा, यहाँ अपना न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये हमें मिलेगा बेटा एज अ प्रोडक्ट। ये तुम्हें मिलने वाला है एज अ प्रोडक्ट। बताओ क्या ये रिएक्शन समझ आई? क्या इस रिएक्शन में कभी कोई डाउट आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर हुआ क्या, फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन एटम, है ना, जिससे हमारा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब ये O माइनस जो आया था वो उसी प्रोटॉन पे दोबारा अटैक करता है और ये बना लेता है। देखो यहाँ मैं पूरी मैकेनिज्म तुम्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखवा रही हूँ, वो तुम खुद लिख सकते हो। समझो पहले स्टेप में क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा, पहला स्टेप, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाकर के इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट हमें बन जाएगा, राइट। थर्ड स्टेप में इस इंटरमीडिएट ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया होगा और फाइनली कुछ ऐसा सा प्रोटॉन बन जाएगा। ये हमारे पास हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें आप एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्टली
नहीं, after the generation of nucleophile, after the generation of nucleophile, firstly it attacks on, कहाँ अटैक करता है मैम? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे। इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन and an intermediate formation takes place, and an intermediate, ये देखो ये रहा हमारा intermediate formation takes place. In last step, intermediate abstract a proton, intermediate abstracts a proton and leads to the formation of final product, and leads to the formation of final product. डन, इतनी चीजें समझ आई आपको? ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड पर भी और कीटोन पर भी। एक एक चीज, एक एक मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, एंड आई होप इतनी चीजें तुमको अच्छे से समझ आ रही होंगी। एक बार फिर से मैं पूरा रिकैप दे देती हूँ कि आज के पूरे लेक्चर में हमने किया क्या क्या। समझिए, सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा, क्योंकि अगर आपको मैं वो बेसिक टर्म्स नहीं समझाती तो पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एल्डिहाइड क्या होते हैं अलोंग विद मेनी एग्जांपल्स। देन हमने डिस्कस किया कीटोन क्या होते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम फाइनली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, कैसे पहचानोगे, क्या एग्जांपल्स होते हैं, एक एक चीज मैंने इसके बारे में बता दी है। इसके नोट्स इमीडिएटली बना लेना, या फिर प्रिंट आउट करवा रहे हो तो प्रिंट आउट करवा लेना, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और तुरंत का तुरंत रिवीजन करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस यूनिट, राइट। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कशन किया। देन हमने देखा कि हमें इस पूरे चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शंस कवर करनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोमेरिक, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, पर्किन बेंजोइन, ये सारी चीजें कवर करनी है। उसमें भी सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता था। और ये रिएक्शन दो जगह पढ़ सकते हैं, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी, दोनों जगह मैंने तुम्हें दिखाया है। एल्डिहाइड में भी दिखाया प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, एक एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म शो करी हुई है, राइट। उसके बाद में हमने कीटोन्स के लिए भी समझाया, इसके लिए भी मैंने प्रॉपर एरो, प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाई है, एक एक चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है। एंड आई होप इतनी चीजें तुम्हारी प्रॉपरली क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है बेटा, तो अभी दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, ऐसा लगता है कि बस मैं सब कर लूंगा, थोड़ी सी किक मिल जाए, तो उसके लिए बेटा आप हमारा न्यूली लॉन्च कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अर्जुना 2.0। यहाँ पर आपको जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। फर्दर क्वायरीज के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, जहां पर आपकी कोई भी क्वायरीज रिजॉल्व करवाई जाएगी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? क्या आपको आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट फील हुआ? क्या आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपने पहले कभी ना सीखा हो? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इट विल बी माय प्लेजर टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।